डेट है आज 9 नवंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है मेसियर 87। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली साइंटिस्ट ने, कुछ वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक अध्ययन किया है, स्टडी किया है, रिसर्च किया है। उस रिसर्च में ये देखा, एक गैलेक्सी है जिसका नाम रखा हुआ है मेसियर 87। ये जो एक ब्लैक होल है, देखो अभी तक सिर्फ एक ब्लैक होल की तस्वीर ली है टेलीस्कोप से। हबल टेलीस्कोप है नासा का। नासा क्या है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जैसे इसरो की स्पेस एजेंसी, मतलब इसरो है स्पेस एजेंसी इंडिया की, जो सैटेलाइट वगैरह स्पेस में, आसमान में भेजती है। ऐसे ही नासा है अमेरिका की एजेंसी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एजेंसी का नाम है। इसका एक हबल टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप दूरबीन बोलते हैं हिंदी में। तो हबल टेलीस्कोप से पिक्चर ली थी ब्लैक होल की। तो इस ब्लैक होल के अराउंड ही घूमती है ये M87 या मेसियर 87 गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है? देखो सबको पता है, आप सबको पूरे आसमान में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है। उस यूनिवर्स में बहुत सारी करोड़ों लाखों अरबों ये गैलेक्सीज हैं। और उन गैलेक्सीज में सोलर सिस्टम होता है। जैसे हमारी जो गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, अर्थ पे हैं, जैसे हम पृथ्वी पे, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे, दुग्ध मेघला हिंदी में बोलते हैं। तो इस गैलेक्सी के अंदर एक सोलर सिस्टम है हमारा मिल्की वे। मान लो ये मिल्की वे गैलेक्सी है हमारी जिसमें हम रहते हैं। उसके अंदर सोलर सिस्टम है, एक स्टार है। उस स्टार का नाम, तारे का नाम है सन। उस सन के, सूरज के चारों ओर 8 ग्रह घूम रहे हैं जिसमें पृथ्वी भी है, जिसमें हम रहते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी लाखों करोड़ों अरबों ये गैलेक्सीज हैं जिनमें एक सोलर सिस्टम होता है। कई सारे सोलर सिस्टम हो सकते हैं, अभी हमें एक के बारे में पता है, एक स्टार है ये, और भी कई सारे स्टार हैं मिल्की वे में। तो ये इस तरह से ये गैलेक्सी ढूंढी है M87, जो ब्लैक होल के आसपास घूमती है। ये देखो कुछ तस्वीरें ली हैं। ये ब्लैक होल कुछ इस तरह का होता है भाई साहब, ब्लैक होल बना हुआ है। उसके चारों ओर देखो ये ब्लैक होल दिखाई दे रहा है आपको, ये तस्वीर है ब्लैक होल की। और ब्लैक होल के चारों ओर ये गैलेक्सीज घूम रही है। ये तारा पुंज ये दिखाई दे रहे हैं, कलेक्शन ऑफ स्टार्स वगैरह घूम रहे हैं इसके आसपास। ये इसमें बस इतना ही याद रखना है, ये गैलेक्सी है जो M87 या मेसियर 87 क्या है? गैलेक्सीज है। ये देखो, अगर ये रिसर्च इसमें कुछ कंप्लीट हो गई तो आइंस्टाइन की जो थ्योरी है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको भी ये एक तरह से कंफर्म करेगा, सपोर्ट करेगा। आइंस्टाइन भाई साहब सब जानते हो, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? देखो इसमें दो कंसेप्ट दिया आइंस्टाइन ने। एक तो था स्पेशल रिलेटिविटी का, यानी कि स्पेशल रिलेटिविटी है एक तो, और एक है जनरल रिलेटिविटी। इसमें क्या है? देखो स्पेशल रिलेटिविटी में तो यही है कि जब भी लाइट वैक्यूम में से भी गुजरती है तो उसकी जो गति है उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। वैक्यूम आप सब जानते हो, मान लो ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना एयर है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, जगह में कुछ भी नहीं है। तो वहाँ से जब गुजरती है, क्योंकि वैक्यूम से देखो साउंड नहीं जा सकती, साउंड पास नहीं होती। जैसे आवाज़ दोगे भाई साहब, आपकी आवाज़ जाती है हवा के साथ। अगर कहीं पे हवाई बिल्कुल भी नहीं है, ना ही सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना ही गैस है, तो फिर साउंड पास नहीं हो सकती, साउंड एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं जा सकती। लेकिन लाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लाइट जा सकती है। यानी कि ये है स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी। इसमें एक और है कि लाइट वैक्यूम में भी पास हो सकती है बिना किसी इफेक्ट के। और दूसरा, इसमें देखो ये जो सारे फिजिकल फिनोमेना होते हैं, फिजिक्स के जितने भी फिनोमेना होते हैं वो सारे लगभग एक तरह से ही होते हैं। और इसमें ये भी है कि जो, जैसे मान लो आपके इसमें ये थ्योरी भी दी थी, मतलब ये फॉर्मूला दिया था E = mc²। ये आपने पढ़ा होगा, आपने जब फिजिक्स पढ़ी होगी 10th क्लास तक में भी ये दिया हुआ है E = mc²। ये आइंस्टाइन ने दिया था। E का मतलब एनर्जी, M का मतलब मास, और C मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की गति। तो ये फॉर्मूला भी दिया था स्पेशल रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने। दूसरा है कि इसमें कंसेप्ट जनरल रिलेटिविटी का। जनरल रिलेटिविटी में क्या है? जनरल रिलेटिविटी में ये है कि भाई साहब जब भी कोई स्पेस में ना कोई इनविजिबल फोर्स नहीं है, ये आइंस्टाइन ने बोला कि कोई भी इनविजिबल फोर्स नहीं है। इनविजिबल फोर्स यानी कि कोई भी ऐसी फोर्स, गति, मतलब ऐसी बल नहीं है जो दिखाई नहीं देता हो, बल्कि ऐसा बल है ये ग्रेविटेशनल। ये जनरल रिलेटिविटी को थ्योरी ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। ग्रेविटी का मतलब ये है, इसने बोला था कि देखो स्पेस में जो भी रॉकी बॉडी है, जैसे मान लो अर्थ है,
अर्थ अपने चारों ओर ना जो स्पेस है उसको बेंड करके रखता है, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण की बल, गुरुत्वाकर्षण का जो बल है उसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो ये ग्रेविटी की वजह से ही क्या है? एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर भी कैसे बंधा हुआ है अर्थ के चारों ओर? ग्रेविटी की वजह से। तो ये बोला था कि जो स्पेस है उसको अपनी तरफ बेंड किया हुआ है। जैसे मान लो ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर स्पेस है, तो ये स्पेस है ना थोड़ा किसकी तरफ बेंड हो जाएगा? अर्थ की तरफ बेंड हो जाएगा, अर्थ की तरफ। तो ये मान लो ऐसे ये बेंड हो गया। तो ये बेंड कैसे हो रखा है? किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। ये है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये बस इसमें इतना याद रखना आपको। मेसियर 87 को विर्गो ए भी बोलते हैं और एनजीसी 4486 इसका नाम दिया हुआ है। और इसमें देखो ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स हैं गैलेक्सी में, बहुत सारे करोड़ों अरबों स्टार हैं इस गैलेक्सी में। लगभग देखो अगर इसकी बात करें अब तक जो ग्लोबुलर क्लस्टर है इसमें लगभग 15,000 हैं। ये ग्लोबुलर क्लस्टर का मतलब क्या है? इसका मतलब है देखो तारापुंज, एक तरह से कलेक्शन ऑफ स्टार्स, जो स्टार के कलेक्शन होते हैं या कि तारों का समूह, उसी को बोलते हैं ग्लोबुलर क्लस्टर। जैसे सन एक स्टार है हमारी गैलेक्सी में, मिल्की वे में, तो इस M87 में 15,000 तक ये ग्लोबुलर क्लस्टर है। और हमारी मिल्की वे की बात करें जिसमें हम रहते हैं गैलेक्सी में, उसमें 150 से लेके 200 तक ग्लोबुलर क्लस्टर्स हैं। और ये देखो ये जो गैलेक्सी है लगभग एटलीस्ट कम से कम 4900 लाइट ईयर्स दूर है। इसका मतलब क्या है लाइट ईयर्स का? देखो एक साल में लाइट जितनी दूरी तय करती है उस दूरी को बोलते हैं लाइट ईयर। तो बस ये इसमें नेक्स्ट टॉपिक है काहो विलेज, न्यूज में है। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये काहो की लोकेशन हमें बस जाननी है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है ये। और ये अंजो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे है, चाइना से बॉर्डर लगाता है। देखो अभी न्यूज में इसलिए आया क्योंकि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पे हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसी में क्या है, उसी के पार्ट की तरह इसमें काहो विलेज पे एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई जा रही है, इसलिए ये न्यूज में आया। ये जो यहाँ पे ये किबूतू ब्लॉक है इस डिस्ट्रिक्ट में, इस अंजो डिस्ट्रिक्ट में किबूतू ब्लॉक है, उसमें ये 7 विलेज आते हैं जिसमें से एक ये भी है। और ये किबूतू ब्लॉक को लोहित रिवर है, यहाँ पे लोहित नदी इसके बीचों बीच से निकलती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं ब्लॉक, ब्लॉक में होते हैं विलेज, ऐसे किबूतू ब्लॉक को ये बीचों बीच से निकलती है। और देखो इसलिए इम्पोर्टेंट है काहो विलेज क्योंकि यहाँ पे जब देखो चाइना ने अटैक किया था 1962 में, चाइना और इंडिया का वार हुआ था, युद्ध हुआ था 1962 में। तो उस टाइम में जो ये काहो के पीपल है ना, यहाँ पे लोग रहते हैं, उन्होंने इंडियन सोल्जर की, भारतीय सैनिकों की बहुत ही मदद की थी उस टाइम पे। और ये विलेज देखो जो ईटानगर जो कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश की, उससे 580 किलोमीटर ईस्ट में है। यहाँ के जो पीपल है वो मेयोर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इनकी जाति है मेयोर। और अंजो डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर लगाती है चाइना से अरुणाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट, ये 11 डिस्ट्रिक्ट लगाती हैं जिनमें से एक अंजो डिस्ट्रिक्ट है। इस पर डॉक्यूमेंट्री बनने जा रही है इसलिए न्यूज में आया। 2011 की सेंसस जो हुई थी जनगणना, उसके अनुसार सिर्फ यहाँ पे लोग कितने थे? 65, सिर्फ 65 लोग रहते हैं इस गाँव में। नेक्स्ट टॉपिक है और देखो लिटरेसी रेट इसमें है 64.15%, मतलब साक्षरता, पढ़े लिखे जो लोग हैं, मतलब 65 में से 64% लगभग लोग पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट है अबू धाबी। अबू धाबी मतलब यूएई, यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। यूएई कहाँ पे है? यूएई भाई साहब ये अपना हिंदुस्तान है, ये देख रहे हो। यहाँ पे देखो ये सऊदी अरेबिया के पास ये यूएई येलो कलर का। और ये यहाँ पे देखो ये गल्फ, द गल्फ बोलते हैं, या फिर देखो पर्शियन गल्फ बोलते हैं इसको, जो ये पानी भरा हुआ है इसको द पर्शियन गल्फ या गल्फ बोलते हैं। और जो इसके आसपास जो बॉर्डर लगाती हैं कंट्री, उन्हें गल्फ कंट्री बोलते हैं या गल्फ स्टेट। तो यूएई ने देखो ये अभी लॉ पास किया है, ऑर्डर पास किया वहाँ के रूलर ने, राजा ने। उसने कहा है कि अब से नॉन मुस्लिम जो होंगे, जो मुस्लिम धर्म के लोग नहीं है, उन्हें भी मैरिज और डिवोर्स करने का अधिकार है और चाइल्ड की जॉइंट कस्टडी का अधिकार दिया है। पहले देखो नॉन मुस्लिम को, जो मुस्लिम नहीं थे, उनको मैरिज डिवोर्स करने का अधिकार नहीं था। इसकी वजह से देखो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, टैलेंटेड लोग आएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग करने जाते हैं, इंडिया से भी जॉब करने जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे कंपनी भी आएंगी। और पहला एक गल्फ स्टेट है ये जिसने इस्लामिक शरिया को छोड़ के ये मतलब एक तरह से नॉर्मल लॉ लागू किया है। वरना जो गल्फ स्टेट्स हैं, गल्फ स्टेट हम ऊपर डिस्कस किए कि क्या होते हैं, जो आसपास गल्फ के, द गल्फ या पर्शियन गल्फ के आसपास जो कंट्री बॉर्डर लगाते हैं उन्हें गल्फ स्टेट्स बोलते हैं, गल्फ कंट्री।
तो वो इस्लामिक शरिया प्रिंसिपल पे उनके लॉ आधारित हैं। ये पहला कंट्री बना है जिसने इसको छोड़ के नॉर्मल लॉ पास किया है। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यूज में है क्योंकि तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसके चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टैलिन, उन्होंने मना कर दिया है कि हम इस पॉलिसी को अपने स्टेट में लागू नहीं करेंगे। अपोजिशन क्यों नहीं करेंगे भाई साहब? उसने कहा है कि देखो भाई साहब, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, ये क्या है, ये सिर्फ इलाइट्स मतलब अमीर लोगों के लिए है, उन्हीं को एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, सिर्फ कुछ लोगों को। इसमें देखो 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है कि एक बंदा मान लो अपनी मातृभाषा में पढ़ सकता है, जैसे मान लो तमिल का तो अपनी तमिल भाषा चूज कर सकता है, दूसरी इंग्लिश कर सकता है, तीसरी कोई सी भी लैंग्वेज ले सकता है वो। जो 22 लैंग्वेज है हमारे 8th शेड्यूल में, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान में आप सबको पता है 12 शेड्यूल है, उनमें से जो 8वां शेड्यूल है, उस 8वें शेड्यूल में 22 लैंग्वेज दी हुई हैं। तो 22 लैंग्वेज को ये 2 लैंग्वेज तो मतलब एक लैंग्वेज तो तमिल ले ली, मान लो तमिल से है कोई, तमिलनाडु से है, तो दूसरी वो इंग्लिश ले सकता है, और तीसरी कोई सी भी बाकी की 21 लैंग्वेज बची उनमें से ले सकता है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज देखो 22 लैंग्वेज जो शेड्यूल लैंग्वेज उसमें नहीं आती है। तो ये फॉर्मूला था 3 लैंग्वेज, इसको भी ये अपोज कर रहे हैं कि हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूले को भी नहीं मानते। ये क्या है, संस्कृत भाषा को, तमिल भाषा और जो भाषाएं हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रोमिनेंस देगा, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं इसमें। तो ये अब ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, क्या ये स्टेट के जो दायरा है उसमें इंक्लूड करती है क्या, उसमें जो मतलब उसका जुरिस्डिक्शन है उसमें इंटरफेयर करती है क्या? देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, ये भी बोला है कि सोशल जस्टिस, फेडरलिज्म, प्लूरलिज्म और इक्वलिटी के अगेंस्ट है। सामाजिक न्याय, संघवाद, प्लूरलिज्म आपको पता है क्या होता है, जैसे मान लो जब मान लो डिफरेंट कम्युनिटी रहती है एक देश में, उन कम्युनिटी के राइट्स को, अधिकारों को बचाना, सबका रेस्पेक्ट करना, सबकी कल्चर का रेस्पेक्ट करना और एक साथ रहना, इनको बोलते हैं प्लूरलिज्म। नेक्स्ट है कि इक्वलिटी, समानता को, ये इन सब के अगेंस्ट है, ऐसा बोला तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। क्या ऐसा पॉसिबल है तमिलनाडु गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट ना करे, लागू ना करे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है लागू करने के लिए और ना करे? देखो ये ऐसा पॉसिबल है क्योंकि ये रिकमेंडेटरी है, सिर्फ रिकमेंडेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये बाइंडिंग नहीं है किसी भी स्टेट पे। ये कोई स्टेट चाहे तो इसे क्या है, इनकार कर सकता है, बाध्यकारी नहीं है, नहीं भी लागू कर सकता है। और वैसे भी देखो एजुकेशन क्या है, कंकरेंट लिस्ट में आता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 12 शेड्यूल है, और 12 शेड्यूल में जो 7वां शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट दी गई हैं। एक सेंट्रल लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उन पे क्या है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकता है। एक है स्टेट लिस्ट, उनमें नॉर्मल सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, इमरजेंसी सिचुएशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। एक है कंकरेंट लिस्ट तीसरी, उसमें देखो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बना सकती हैं, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बना हुआ है तो वही प्रिवेल करेगा, यानी कि वो ही माना जाएगा, वो ही प्रिवेल करेगा। तो ये देखो अभी जो ये है कंकरेंट लिस्ट में है एजुकेशन, तो एजुकेशन पे दोनों लॉ बना सकते हैं, तो ये भी है एक। और देखो इससे पहले राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी 1986 में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई थी, तो बहुत सारी पार्टी ने तब भी इसको अपोज किया था। नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणा प्राइवेट सेक्टर कोटा लॉ। देखो स्पेशल लेक्चर में हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस इसको रिवाइज करेंगे जल्दी से ब्रीफली। ये 15 जनवरी 2022 को लागू होने वाला है, इसलिए ये न्यूज में आया। इसमें क्या है, इसमें प्रोविज़न ये है कि ये 75% रिजर्वेशन देगा प्राइवेट सेक्टर जॉब में हरियाणा के लोगों को, जो हरियाणा में लोग रहते हैं, रेजिडेंट है जो हरियाणा के, उनको देगा, जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, जो हरियाणा के ही लोग हैं, तो उन्हें ये जो भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, जो भी कंपनी है 75% लोग उनमें कौन काम करेंगे, हरियाणा के लोग काम करेंगे। 25% बाहर से कोई भी काम कर सकता है। ये 10 साल के लिए लागू होगा ये लॉ। और देखो ऐसी जॉब जिनकी सैलरी 30,000 या उससे कम है, उनमें 75% लोग कहाँ के होंगे, हरियाणा के। अगर मान लो जिनकी सैलरी, जिन पोस्ट की सैलरी 30,000 से ज़्यादा है, तो उनमें 100% बाहर के भी हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसा कुछ कानून है नहीं। इसके पीछे राशनल क्या, देखो इसके पीछे ये लॉजिक है गवर्नमेंट का कि यूथ है ना हरियाणा के, वहाँ पे उनमें मतलब जॉब उनके लिए नहीं है, तो उनके लिए जॉब देने के लिए, और ताकि इंडस्ट्रीज भी, इकोनॉमी भी प्रोग्रेस साथ साथ कर सके, इसलिए ये लाएगा। लेकिन कुछ कंसर्न है, इसकी परेशानी है बिल की, अगर ये लागू हो जाएगा तो क्या क्या परेशानियाँ होंगी इससे। देखो ये परेशानी होंगी, एक तो जो मल्टीनेशनल फर्म है वो क्यों चाहेंगे कि भाई साहब हम यहीं पे रुकें, फिर वो हो सकता है हरियाणा से बाहर जाके अपनी कंपनी सेटअप करें, क्योंकि उन्हें तो भाई साहब टैलेंट चाहिए। जो टैलेंट कम पैसे में काम करे वो कहीं से भी ले सकती हैं, हरियाणा से, यूपी से, पंजाब से, MP से, तमिलनाडु से, कहीं से भी हायर कर सकती हैं कंपनी।
तो ये वो कंपनी फिर क्यों करना चाहेंगे यहाँ पे अपनी कंपनी सेटअप, वो चली जाएंगी यहाँ से। हो सकता है देखो इसकी वजह से रिजर्वेशन जो दी है 75% की, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी पे भी अफेक्ट पड़ेगा और इंडस्ट्रीज की कॉम्पिटिटिवनेस भी घट जाएगी, मतलब कंपटीशन नहीं रहेगा इंडस्ट्री जब चली जाएंगी यहाँ से। लीगल इशू क्या है इस लॉ का, देखो ये है, जो ये है डोमिसाइल रिजर्वेशन का क्वेश्चन उठाया है। देखो इसमें डोमिसाइल जो कोटा है जो एजुकेशन में, वो तो फेयरली कॉमन है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार और कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि देखो एजुकेशन में आप कोटा देते हो, रिजर्वेशन देते हो, वो ठीक है, ये हमारे संविधान में दिया भी हुआ है। लेकिन कोर्ट ने इसके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो आप ये रिजर्वेशन दे रहे हो ये भी ठीक है, लेकिन आप प्राइवेट में दे रहे हो, प्राइवेट जो प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट है ये क्या है, फंडामेंटल राइट है जो इक्वलिटी का ऑफ सिटीजन, ये उसके विरुद्ध है, यानी कि आर्टिकल जो 14 है उसके अगेंस्ट है और ये समानता का अधिकार देता है आर्टिकल 14। तो आप प्राइवेट सेक्टर में जो दे रहे हो ये उसके अगेंस्ट है, और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देना ये आर्टिकल 16 क्लाउज 4 के भी अगेंस्ट है, क्योंकि 16 क्लाउज 4 में सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए आप रिजर्वेशन दे सकते हो, वो मैंडेट किया हुआ है, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के लिए वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये आर्टिकल 16 क्लाउज 4 के भी अगेंस्ट है, संविधान का उल्लंघन है। नेक्स्ट ये आर्टिकल 19(1)(g) के भी अगेंस्ट है, जिसमें ये अधिकार दिया हुआ है सारे सिटीजन को, राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस एनी बिजनेस ऑफ देयर ओन चॉइस, अपनी चॉइस के हिसाब से वो कोई भी बिजनेस कर सकता है, ये इसके अगेंस्ट है। ये जो लॉ बनाया हरियाणा गवर्नमेंट ने, और भी कई सारी गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ पास किया है, हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं जब हमने स्पेशल लेक्चर पढ़ा था। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सटेंशन रिस्क फॉर लियोपार्ड इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया है जो हमारा, नॉर्थ इंडिया में क्या है, जो लियोपार्ड की पॉपुलेशन है वो एक्सटिंक्शन हो सकती है इस वाले पार्ट में, इंडिया के इस वाले पार्ट में। एक्सटिंक्शन का मतलब है लुप्त हो सकती है कुछ सालों में। ये जीएस पेपर 3 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक इंटरनेशनल स्टडी हुई अभी जिसमें कहा कि पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोब से कुछ प्राणी, कुछ प्रजातियां वो लुप्त हो सकती हैं, जैसे लियोपार्ड की। लियोपार्ड के लिए ये है भाई साहब, लियोपार्ड ये देखो पहले तो आप, लियोपार्ड इसकी पॉपुलेशन लुप्त हो सकती है। इंडिया के बारे में इस स्टडी में, अध्ययन में, रिसर्च में क्या बोला है, ये बोला है कि 83% ये ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो गया है कि नॉर्थ इंडिया में रोड किल की वजह से एक्सटिंक्शन लुप्त हो सकती है लियोपार्ड की पॉपुलेशन। रोड किल की मतलब है कि, रोड किल से मतलब है कि रोड पे मान लो ये जंगल के बीच में से रोड निकल रहा है, यहाँ से जंगली जानवर आते हैं, लियोपार्ड आता है, और गाड़ियाँ, कार या मान लो किसी ट्रक वगैरह के सामने आ गए तो मर गया भाई साहब, इसकी वजह से ये लुप्त हो सकते हैं, ये कारण बताया है इसमें। अगले 50 साल के अंदर अंदर अगर यही चलता रहा, इसी रेट से मरते रहे लियोपार्ड, अगले 50 साल के अंदर अंदर ये मर जाएंगे, सारे लुप्त हो जाएंगे नॉर्थ इंडिया से। इसके बाद देखो मैंड एक वोल्फ है, भेड़िया, और स्पोटेड, लिटिल स्पोटेड कैट, ये ब्राज़ील से दोनों लुप्त हो जाएंगे लियोपार्ड के साथ साथ। और एक ब्राउन हीना है, ये सदर्न अफ्रीका से लुप्त हो जाएगी, एक्सटेंट हो जाएगी। और इसमें पर्टिकुलरली ये बोला है कि अगले 33 सालों में नॉर्थ इंडिया से लियोपार्ड की पॉपुलेशन लुप्त हो सकती है, एक्सटेंट हो सकती है, 83% रिस्क इंक्रीज हो गए हैं। लियोपार्ड की रिपोर्ट इंडिया में क्या है, देखो अगस्त 2021 में यूनियन एनवायरनमेंट जो मिनिस्ट्री है उसने रिपोर्ट रिलीज की, उसका टाइटल है, रिपोर्ट का नाम है ये, स्टेटस ऑफ लियोपार्ड को प्रीडेटर एंड मेगा हर्बीवोर्स 2018। और एक रिपोर्ट लियोपार्ड की जारी की वर्ल्ड टाइगर डे पे, 29 जुलाई को होता है वर्ल्ड टाइगर डे, ये 2021 में जारी की ये रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में देखो ये कहा कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 2014 से 2018 में 63% इंक्रीज करी है, बढ़ गई है। और ये अभी टोटल जो कंट्री में है 2018 की बात करें तो 12,852 है, और 2014 में 7,910 है, यानी कि इंक्रीज हुई है। लेकिन 2018 के बाद तो भाई साहब डिक्रीज हो रही है, कहीं पे रोड किल हो रहे हैं, ये भी इस रिपोर्ट में ये बताया कि ऐसे मरते रहे तो रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जंगलों को काट के रोड वगैरह बना रहे हैं उनके बीच में से, तो ये आते हैं फिर रोड पे फिर मर जाते हैं भाई साहब, या फिर और भी बहुत सारे कारण हैं इनके लुप्त होने के, हो सकते हैं, लेकिन रोड किल इसमें सारा मेन बताया है। सबसे ज़्यादा लियोपार्ड हमारे इंडिया में कहाँ पे पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, ये याद रखना है आपको, लिख के रखना है, रिवाइज भी करना है। मध्य प्रदेश में 3,421 सबसे ज़्यादा है, फिर कर्नाटक में है, फिर महाराष्ट्र में है। लियोपार्ड का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा पार्डस। और जो 1972 का हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें 6 लिस्ट हैं, शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये शेड्यूल 1 में रखा गया है ये लियोपार्ड, इसको लगभग हाईएस्ट प्रोटेक्शन कंजर्वेशन प्रोवाइड की जाती है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। नेक्स्ट है जो साइट्स है,
एक संस्था है भाई साहब, इंटरनेशनल संस्था, जो फ्लोरा और फोना, फ्लोरा का मतलब है प्लांट एंड ट्री और फोना का मतलब है एनिमल एंड बर्ड, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। इसकी 3 लिस्ट है, उसमें से अपेंडिक्स 1, 2, 3 है। अपेंडिक्स 1 में ये रखा गया है, मतलब ये साइट्स भी इसको ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है, रक्षा करता है। एक IUCN है, ऐसी संस्था है, इसके बारे में IUCN साइट्स के बारे में अलग लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये देखो इसकी 9 लिस्ट है, उसमें वनरेबल कैटेगरी में आता है लियोपार्ड, मतलब ज़्यादा खतरा अभी इसको है नहीं IUCN के हिसाब से। 9 सब स्पीसीज हैं लियोपार्ड की, जो अफ्रीका और एशिया में पाई जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये देखो बहुत बार न्यूज में रहता है, इसके लिए स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ है, दोबारा से ब्रीफली रिवाइज करेंगे सिर्फ हम इसे। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि देखो पहले तो ये देखो पेपर 3 के लिए, GS पेपर 3 है जो इंटरनल सिक्योरिटी, उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, और प्रीलिम्स के लिए तो है ही। अभी न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि देखो जो एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया है, इसने कुछ कंसर्न जताई हैं। त्रिपुरा जो पुलिस है उसने क्या है 102 पीपल को, त्रिपुरा जो पुलिस है, त्रिपुरा तो आप जानते हो ना एक स्टेट है हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा की जो पुलिस है उसने 102 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। किस एक्ट के अंदर, इस यूआपा एक्ट के अंदर, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये 1967 का एक्ट है, इसमें फिर अमेंडमेंट भी किए गए थे 2019 में, वो सारे हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। डिटेल में आपको जानना तो वहाँ पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, लेक्चर मिल जाएगा। ये वायलेंस हो रही है स्टेट में, कुछ हिंसा हो रही है, कॉम्युनल वायलेंस। कॉम्युनल का मतलब है समुदाय, सामुदायिक हिंसा, सांप्रदायिक हिंसा बोल सकते हो, या सांप्रदायिक हिस्सा। सांप्रदायिक हिस्सा मतलब एक कम्युनिटी का, यानी कि एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन के हिंसा हो जाए, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को मारें, या कुछ उनके रिलीजियस प्लेस को जला दें। ये क्या हिंसा हो रही है त्रिपुरा में, कैसे ओरिजिन हुआ? देखो आप सबको पता है 7-8 दिन 10 दिन हो गए तब से ही चल रहा है लगभग। हुआ क्या था, देख ये बात 10 दिन की भी नहीं है, 20-25 दिन हो गए लगभग इसको। जो दशहरा आता है ना, हिंदू कम्युनिटी का त्यौहार दशहरा, तो दशहरा त्यौहार आया था उस टाइम पे लगभग बांग्लादेश में क्या हुआ था, एक इवेंट हो, मतलब एक इंसिडेंट हो गया था बांग्लादेश में। क्या हुआ था बांग्लादेश में? बांग्लादेश में हुआ था, वहाँ की जो सोशल नेटवर्किंग साइट है जैसे फेसबुक है, उस पर क्या है, जो कुरान है होली बुक मुस्लिम धर्म की, वो एक हिंदू धर्म गॉड के, हिंदू धर्म के एक गॉड थे, भगवान थे, उनके चरणों के नीचे, उनके पैर के नीचे कुरान रखी हुई थी। तो ये पोस्ट सोशल मीडिया पे कर दी, पोस्ट कर दी ये FB वगैरह पे, तो इसकी वजह से बवाल उठ गया भाई साहब। वहाँ बांग्लादेश के लोगों ने हिंदू धर्म के कुछ टेम्पल वगैरह रिलीजियस प्लेस को जला दिया। अब ये हिंसा आ गई यहाँ पे त्रिपुरा में। अब त्रिपुरा के यहाँ देखो, त्रिपुरा में एक प्लेस है नॉर्थ त्रिपुरा में, वहाँ पे एक मॉस्क मस्जिद जला दी गई, और आरोप लगाया कि ये गवर्नमेंट ने जलवाई है, ये मस्जिद जो जलवाई है मुस्लिम धर्म की मस्जिद मॉस्क। गवर्नमेंट डिनाई करती आ रही है भाई साहब हमने नहीं जलवाई, कुछ ऐसे सामाजिक तत्व है उसने जलाया होगा। तो ये इसकी वजह से हिंसा भड़क गई, हिंदू धर्म के लोग उनके रिलीजियस प्लेस वगैरह को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके लोगों को मार पीट रहे हैं, और मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू धर्म के लोगों को। तो ये सारा मैटर है। इसकी वजह से इस वायलेंस को, हिंसा को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया कि 102 लोगों को वहाँ गिरफ्तार कर लिया इस यूआपा एक्ट के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये आपको एक लाइन बाइज लाइन याद होना चाहिए। ये देखो 1967 में पास किया था ये लॉ, वो इवेंट तो खत्म हुआ, अब इस लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं हम। 1967 में ये लागू किया। इसमें यह था जो भी अनलॉफुली एक्टिविटीज़ हैं, जो अवैध तरीके की गतिविधियां ऐसी जो होती हैं वायलेंस की या ऐसी, इन सब को रोकना, प्रिवेंट करना, इसका मेन मकसद था, काम था। ये एक्ट देखो एब्सोल्यूट पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जो भी गतिविधि है ये अनलॉफुल है, बस ऑफिशियल गजेटी में डिक्लेयर कर देगी, नोटिस निकाल देगी ये जो एक्टिविटी हुई है ये अनलॉफुल है। अनलॉफुल को डिफाइन नहीं किया हो इस एक्ट में, इसलिए इसका क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, बुराई भी की जाती है, क्रिटिसिज्म, इसकी आलोचना की जाती है कि आपने इसमें अनलॉफुल एक्टिविटी को कोई डिफाइन नहीं किया हो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है, वो जिसको कह देगी ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, ये अवैध गतिविधि है, वही हो जाएगी। अब ये नोटिस जारी कर देगी, वो अनलॉफुल एक्टिविटी हो जाएगी, और जिस आदमी ने किया है उसको गिरफ्तार कर लेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है, एब्सोल्यूट पावर। और इसमें जो सजा का प्रोविजन है, इसमें देखो आजीवन कारावास भी दे सकते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और डेथ पेनल्टी, फांसी की सजा भी सुना सकते हैं इसमें देखो दोनों, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन नेशनल, दोनों को चार्ज किया जा सकता है।
चाहे भारत का कोई पर्सन हो, चाहे विदेशी कोई यहाँ पे कर रहा है हिंसा, सबको गिरफ्तार किया जा सकता है। या कोई भारत का आदमी विदेश जाके कोई कर रहा है तो भी उसको किया जा सकता है गिरफ्तार, उस पर ये रजिस्टर किया जा सकता है इस एक्ट के अंदर केस। और इसमें देखो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनको मैक्सिमम 180 डे मिलते हैं अरेस्ट के बाद चार्जशीट फाइल करने के। देखो जब पुलिस आपको गिरफ्तार करके ले जाती है तो कोर्ट में पेश करती है इन्वेस्टिगेशन करके, जांच करके, तो 24 घंटे के अंदर उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है और फिर वो कोर्ट में दाखिल करेगी इन्वेस्टिगेशन करके। तब तक वो पुलिस थाने में ही रहता है, पुलिस चौकी वगैरह में रहता है। जब इन्वेस्टिगेशन जांच कर लेगी, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच कर लेगी, तो जांच करने के बाद वो कोर्ट में फाइल करेगी, हाँ भाई साहब जो इस पर आरोप लगे सही है, अब कोर्ट देखेगा इसे। अब ये तो देखो नॉर्मल सिचुएशन में उसे तुरंत करना पड़ता है, लेकिन इस एक्ट के अंदर अगर किसी आदमी को अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है, किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, पुलिस ने किया हो या निया ने किया हो, कोई भी एजेंसी हो सकती है, उसमें देखो 180 डे है, वो 180 दिन तक जांच कर सकती है और ये टाइम बढ़ाया भी जा सकता है, आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके एक्ट के अंदर 2019 में कुछ संशोधन किए, सुधार किए, अमेंडमेंट किए। इसमें यह था कि डायरेक्टर जनरल है जो निया के, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसके पास पावर है। देखो डायरेक्टर जनरल के पास जब भी मान लो किसी आदमी को गिरफ्तार कर लिया, उसकी सारी प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। इस एक्ट के अंदर जो ऑफिसर है निया के, इंस्पेक्टर लेवल के, उससे ऊपर ये पावर दी गई है। जो स्टेट के डीएसपी या एसीपी के पास पावर होती है, अदर जो अबव रैंक के अधिकारी होते हैं उनको ये इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी निया के पास पावर दी गई है इन्वेस्टिगेशन करने की, कि अगर मान लो कोई टेररिज्म का केस है, आतंकवाद से रिलेटेड कोई केस है, वो जांच कर सकता है इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी निया का। लेकिन निया एक एजेंसी है भाई साहब, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 2008 में बनाई थी ये, जब ताज होटल में हुआ था ना हमला 2008 में, 26/11 के नाम से जानते हैं जिसे हम, जिसमें कई सारी फिल्म भी बन चुकी हैं बॉलीवुड की। तो उसके बाद ये बनाई थी कि टेररिज्म, आतंकवाद को रोकने के लिए ऐसी बनाई जाए संस्था, जैसे पुलिस काम करती है ऐसे ही ये काम करती है निया। तो इसके जो इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं उससे अब उनको पावर है सेम जो स्टेट की पुलिस जो होती है, डीएसपी एसीपी को पावर है। इसमें देखो ये भी प्रोविजन ऐड की गई, पहले इस 1967 के एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ क्या है, किसी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था को ही हम डिक्लेयर कर सकते थे कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसमें ये पावर दी गई 2019 में कि अब एक सिंगल पर्सन को, इंडिविजुअल को भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि टेररिस्ट, आतंकवादी डिक्लेयर कर सकते हैं, एक आदमी को भी। पहले इसमें ये पावर नहीं थी कि एक सिंगल आदमी को आतंकवादी डिक्लेयर किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ डिसीजन दिए इसके रिगार्डिंग 2019 में, मतलब 2021 में, जून 2021 में ये कहा कि जो सेक्शन 15 है इस एक्ट का बहुत ही वेग है, बहुत ही ये क्या है, पूरे अच्छे से डिफाइन नहीं किया हुआ। दूसरा 15, 17, 18 के लिए जो सेक्शन दिए गए हैं इस एक्ट में, कुछ बोला दिल्ली हाईकोर्ट ने। इसमें बोला देखो ये सेक्शन 15 जो है इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि कोई भी टेररिस्ट रिलेटेड एक्ट, कोई ऑफेंस, अपराध करता है तो सेक्शन 15 के अंदर उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अगर मान लो किसी ने, कोई मान लो टेररिस्ट एक्ट कमिट करने के लिए फंड दे रहा है, मतलब आतंकवादी गतिविधि खुद नहीं दे रहा लेकिन आतंकवादी गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए पैसा दे रहा है, तो उसे सेक्शन 17 के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर मान लो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी का मतलब षड्यंत्र रच रहा है, सीक्रेट कोई मान लो मीटिंग कर रहा है, तो उसके लिए सेक्शन 18 है, इसके अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि देखो भाई साहब ये टेररिस्ट एक्ट है ना, इन्हें आप ना ट्रिविलाइज मत करो, मतलब ऐसा मत बनाओ कि छोटी मोटी किसी ने अनलॉफुल एक्टिविटी किया उसको भी आप इस एक्ट के अंदर गिरफ्तार कर रहे हो। और भी हमारे इंडिया में बहुत सारे लॉ बने हो, उसमें पीनल लॉ को यूज करके आप यूज करो, उनको दूसरे एक्ट में भी गिरफ्तार कर सकते हो। इस एक्ट का यूज रेयर सिचुएशन में, जब आपको ये जानकारी हो कि हाँ ये टेररिस्ट एक्टिविटी है, पूरा कन्फर्म हो, तभी जब इसको के अंदर गिरफ्तार करो किसी आदमी को। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक केस में बोला था जिसका नाम है हितेंद्र विष्णु ठाकुर केस। तो यही थे बस आज के लेक्चर में टॉपिक।